हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे सिंटू सर की तरफ से। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास 11th मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के ऊपर। मीन्स क्लास 11th का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और क्लास 11th का बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग प्रिपरेशन में रहेंगे, तैयारी जम के कीजिए और अपना 40 में 40 सही करके आने का प्रयास करेंगे आप। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन क्या है दोस्त मेरे भाई? क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है, वह आप ढूंढ के बताइए और 1 नंबर अपने झोली में लेकर जाइए। तो भाई एम्प्टी सेट के बारे में पूछ रहा है। यहां पर 4 ऑप्शन गिवन है और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी है, रिक्त है, नल है ना। एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं और हिंदी में उसको आप रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके चेकआउट करते हैं कि भाई कौन हो रहा है। तो अगर यहां आप देखेंगे तो यहां पर एक समीकरण है और ये सेट क्या है पहले इसको आप देख लीजिए। तो बोल रहा है कि a बराबर, इसमें एलिमेंट एक x है, इस प्रकार से है कि यह x बिलोंग्स कर रहा है n से, यानी नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्या से। तो यहां पर एक समीकरण दिया है कि 2x + 5 बराबर 6 है ना। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर 5 इधर जाएगा तो 6 - 5 यानी 1 बच जाएगा। यानी यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 1 और यहां 2x, तो इधर डिवाइड में आएगा, यानी x का वैल्यू 1/2। x का वैल्यू भाई इस समीकरण से 1/2 निकल रहा है। और यहां पर बोल रहा है कि जो इसमें एलिमेंट x है वह एक नेचुरल नंबर है और यहां पर जो x निकला यह 1/2 एक रेशनल नंबर आया, परिमेय संख्या आ गया, यह प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए इस सेट में a में हमारे पास जो a बराबर यह एक सेट है, यह एक नल सेट है। इसमें कोई ऐसा प्राकृत संख्या नहीं है जो यहां पर हो सकता है x बराबर, क्योंकि x बराबर 1/2 आया और 1/2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर? तो यह एक नल सेट हमारा निकल के आ गया, एम्प्टी सेट। चलिए दूसरा भी आप चेक कर लीजिए भाई। अगर x से ज्यादा होगा तो दोनों को हम लोग मारेंगे। यहां पर बोल रहा है कि b बराबर भी इसमें एक एलिमेंट x है और यह x जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से है कि हमारा जो x है यह भाई 1 से बड़ा है। कैसा है? 1 से बड़ा है और 2 से छोटा और बराबर है। मतलब यहां पर जो नोड बनेगा 2 के ऊपर और इस 1 के ऊपर, तो 1 से हमें बड़ा लेकर जाना है x का वैल्यू और 2 के बराबर, यानी 2 पे यह क्या कर देगा, कंप्लीटली इसको फिलअप कर देगा, भर देगा। यानी 2 को लेना है ना। 1 से बड़ा, 2 से छोटा और बराबर, यानी x का वैल्यू इसमें भाई 2 एक निकल जाएगा। तो इस सेट में एक एलिमेंट 2 है जो कि प्राकृत संख्या है, यानी यह एम्प्टी सेट तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बैठ गया। चलिए अब सी नंबर बोल रहे हैं कि इसमें भी एक एलिमेंट x है और x इज एन इवन प्राइम नंबर। x जो है इवन प्राइम नंबर है। और मेरे दोस्त सम, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो यहां पर वह नंबर 2 है जो कि इवन है और प्राइम है। क्या है? इवन है और प्राइम है। तो ये भी हमारा नल सेट नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट इसमें है। अब आइए d बराबर एक सेट है जिसमें एलिमेंट x है और x बिलोंग्स टू क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या से बिलोंग्स कर रहा है। तो बोल रहा है कि यहां पर जो आपको x का वैल्यू लेना है यह 1 से बड़ा लेना है। क्या लेना है? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। मतलब यहां पर जो नोड बनेगा इस नोड के बाउंड्री से इसके बाउंड्री तक ही हमें नंबर लेना है x का। तो 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे परिमेय संख्या होंगे, इतना परिमेय संख्या होंगे कि हम लोग उसको गिन भी नहीं सकते हैं। यानी इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स है भाई? तो बहुत सारे एलिमेंट्स है। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा? तो 1 से बड़ा
3/2 है ना। तो इस तरह से परिमेय संख्या के रूप में इसमें बहुत सारा नंबर आएगा। तो यह भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, लेकिन a बराबर जो सेट है यह सॉल्व करने पर समीकरण को x बराबर 1/2 मिला, और यह 1/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह एम्प्टी सेट है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है यहाँ पे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन सबसेट। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसके पास सिर्फ एक सबसेट है, मतलब एक उप समुच्चय है, वह आप बताइए। तो चलिए बताते हैं इसको, लेकिन इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूं मेरे भाई, मेरे चेला, मेरे दोस्त। तो इरेज कर लिया मैंने, कर ही रहा है, होने वाला है। चलिए इतना ही करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है, नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है भाई, तो 2 के पावर n होता है। तो अगर इस सेट पहले के देखेंगे तो इसमें एक एलिमेंट 4 बैठा हुआ है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 1 है। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर इसका देखेंगे तो 2 के पावर 1, यानी इसमें 2 सबसेट्स है इस सेट का, है ना। चलिए बी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 है। 5 कहने का अर्थ है कि इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 0 है, यानी 2 के पावर 0, यानी इसका एक सबसेट्स होगा, ओनली वन सबसेट। सी नंबर देखेंगे तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, क्या है 4 और 5 है, यानी यह नंबर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा 2 के पावर 2 यानी 4 होगा। और यहाँ देखेंगे डी में, तो डी नंबर ऑप्शन में हमारे पास 0 है, यानी यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, तो 2 के पावर यहाँ पर एक एलिमेंट है ना, तो 2 के पावर 1 यानी यह 2। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स 2 होंगे, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स भी 2 होंगे, पहला में। दूसरा में कितना होगा, तो 1। तो ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन सबसेट, यानी किसके पास सिर्फ एक सबसेट्स हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 5, इसके पास ही एक सबसेट होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा, है ना। चलिए तो ये हमारा सही आंसर है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे, कि इफ द सेट ए कंटेन 5 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट P ऑफ A इज। बोला जा रहा है यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि यहाँ पर एक सेट A है और इस सेट A में 5 एलिमेंट कंटेन्स है। कितने एलिमेंट्स कंटेन है, तो 5 एलिमेंट कंटेन्स है, यानी उसमें 5 एलिमेंट है, यानी नंबर ऑफ A जो है 5 है। तो बोल रहा है कि देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ कितना, P ऑफ A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने का जो तरीका है वह 2 के पावर n है, यानी इसमें 5 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 5 यानी कितना होगा टोटल 32, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A में कितना होगा, 32 वो एलिमेंट्स होंगे भाई, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही ऑप्शन है। समझ में आ रहा होगा मेरे चेला लोग को, है ना, क्योंकि इतना बेसिक तरीके से मैं ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ ना, और जो बाहरी जो मेरे पास नहीं पढ़ते हैं उनको भी समझ में आएगी बातें पूरी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास है सिंटू सर का, जो कि आबादगंज में पढ़ाते हैं, ब्रिलियंट एकेडमी में हमारा कोचिंग का नाम है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, कि A बराबर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स यहाँ रखे गए हैं, B बराबर भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं, C बराबर भी एक सेट है जिसमें यहाँ भी एलिमेंट्स हैं। तब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई, तो पूछा जा रहा है कि A यूनियन B, क्या भाई, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C क्या होगा वो बताइए। तो सबसे पहले अगर आप A यूनियन B निकालिएगा, तो A यूनियन B कहने का मतलब कि पूरा जितने भी एलिमेंट्स दोनों सेट में आ रहे हैं सबको लिख देना, है ना, यूनियन कर देना है, ठीक है, मिला देना, सबको संगठन कर देना, सबको संगठित कर देना। तो आइए अगर A और B में देखेंगे तो जितना एलिमेंट्स है सब लिखिए यहाँ से, यूनियन का मतलब यही है। तो 2 3 4 आया, तो 2 3
4 आ गया यहाँ तक, ये 5 लिखिए 5, फिर 6 है नहीं है तो 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 लिखेंगे 8, फिर कौन आएगा 9, 9 नहीं है तो 10, और कौन लिखेंगे भाई यहाँ से 12। तो देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स आए हैं इस सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो यह ए यूनियन बी निकला। अब आप निकालिए ए यूनियन सी, क्या निकालेंगे ए यूनियन सी, यानी ए और सी में जितने भी एलिमेंट्स है सबको आप मिलाकर रखिए, तो 2 3 4, तो 2 3 4, 4 इसमें से आया, 5 6 है, हाँ है, 7 है, इसमें नहीं है तो आएंगे 8 पे 8, फिर 9 है, सी में भी नहीं इसमें भी नहीं, तो 10 पे पहुंचेंगे 10, 11 है नहीं है 12, 13 है नहीं है 14 लिखाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ए यूनियन सी निकल गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है रिजल्ट इज कॉमन पार्ट, रिजल्ट इज कॉमन पार्ट। कहां से कॉमन, तो जिस सेट से इंटरसेक्शन करा रहे हैं मतलब दोनों सेट में वो चीज कॉमन होना चाहिए। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है भाई, तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इसमें भी 2 है इसमें भी, यानी 2 लिखाएगा, इसमें 3 है इसमें भी 3 लिखाएगा, इसमें 4 है इसमें भी है 4 लिखाएगा, इसमें 5 है इसमें भी है 5 लिखाएगा, इसमें 6 है इसमें नहीं है, तो इसमें 8 है इसमें है तो यह लिखाएगा, इसमें 10 है इसमें भी है तो यह भी लिखाएगा, इसमें 12 है इसमें भी है तो ये 12 भी लिखाएगा, और 14 इसमें है इसमें नहीं है। मतलब यहाँ हमारा यही हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी का, है ना। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, 2 3 2 3 4 5 4 5, फिर 10 12, 8 है इसमें तो 8 नहीं है, यानी यह नहीं हो सकता है। 2 3 5 8 10 12, 2 3 4 5 8 10 12, यानी बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या है भाई, सही है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो है बी नंबर सही है ऑप्शन। तो चलिए बात करते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, तो इफ यूनिवर्सल सेट, भाई यहाँ यू नहीं बोलना है, यहाँ पर यह एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है भाई, तो 1 से लेकर 9 तक लिखे गए हैं एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर 4 तक, और एक सेट बी है जिसमें इवन नेचुरल नंबर है 2 से 8 तक, 2 4 6 8। देन तब बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखो भाई, तो यहां पर कैसे निकालेगा, डायरेक्ट इसको निकाल दो, ठीक है, ज्यादा यूनियन निकालो फिर जो है यूनिवर्स है उसको हटाओ, उससे बढ़िया यह यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है। इसमें 2 सेट्स हैं, जितने भी सेट्स होते हैं ना भाई वो सब यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। कहने का अर्थ है कि सब जितने भी सेट्स होते हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। तो यहां पर एक सेट यह ए है और एक सेट भाई यह बी है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए यूनियन बी निकालिए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए और उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ऐसे। तो उससे बढ़िया यहां आप देख लीजिए, तो ए में क्या एलिमेंट्स है, तो ए में है 1, ठीक है, फिर 2, तो 2 देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 2 यहां पे आएगा, दोनों का कॉमन है 2, तो दोनों का कॉमन पार्ट में 2 आ जाएगा। इसके बाद 3 4, तो 4 इसमें भी है ना, 2 के बाद क्या आया 3, इसके बाद 4, तो यहां देखिए 1 के बाद तो भाई 2 यहां आ गया, 4, तो 4 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 4 दोनों का कॉमन पार्ट है तो यहां आएगा, है ना। अब उसके बाद 6 और 8, ठीक है। तो देखिए ए में आ गया 1 2 3 4 और बी में आ गया 6, कितना 2 4 6 8, है ना, ये वाला पूरा है। तो अब यूनिवर्सल में क्या बचेगा, तो यहां यूनिवर्सल में से हमारा 1 हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, यानी 4 तक हटा, तो बचा क्या यहाँ 5, 6 भी हटा बी में है, 8 भी हटा, यानी 7 बचा। इसके बाद क्या बचा 6 और 8 हटा, यानी 9 बच गया। तो यूनिवर्सल में हमारे पास ए यूनियन बी है ना, यह ए यूनियन बी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें हटा देना है भाई, क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट हमें हटा देना है।
तो कैसे कॉम्प्लीमेंट हटेगा, तो यहाँ पर पूरे यूनिवर्सल में से इस सेट को हटा दीजिए, है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, जो कि क्या बचेगा 5, 7 और 9। तो देखिए 5, 7 और 9 जो आंसर है ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ए यूनियन बी का मेरे दोस्त, तो यही ना लिखेंगे आप, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो यह पूरा ए यूनियन बी है और यूनिवर्सल में से ये पार्ट हट गया, तो 5, 7, 9 बचा, जो कि हमारा आंसर है। चलिए, तो इस तरह से 5 नंबर का आंसर क्या आया, सी है, ठीक है ना। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चलिए इसे इरेज कर लेता हूं, मैं यहां पर खाली जगह छोड़ा था इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला दिखेगा आपको, हटाते हैं यहां पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन इसको भी बोल सकते हैं आप, है आपके लिए। तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है टू सेट्स हैं, देन तब बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और हॉल कॉम्प्लीमेंट, ए पूरे पर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का हॉल कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए यानी कॉम्प्लीमेंट का बात आ रहा है, यानी सबसे पहले हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। तो आइए सबसे पहले आप इसको लिखिए, तो यह क्या है, तो यह है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हॉल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट, नहीं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आप डिमोर्गन रूल लगाइए। डिमोर्गन रूल क्या होता है कि जैसे आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, तो यह बाहर निकलेगा, तो यह हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको बोलते हैं डिमोर्गन रूल। तो जब यहां पर डिमोर्गन रूल अप्लाई कीजिएगा तो यह आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना, और यूनियन गया इंटरसेक्शन में, यानी यहां इंटरसेक्शन। अगर हम किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वह सेट एज इट इज आंसर में मिल जाता है, यानी यहां बी का कॉम्प्लीमेंट पहले से है, एक और कॉम्प्लीमेंट चढ़ेगा तो यह सिंपल क्या बचेगा, बी बच जाएगा। यहां इंटरसेक्शन, यहां पर क्या करेंगे आप कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो एक कॉम्प्लीमेंट पहले से है, एक और आएगा, तो यहां सिंपल ए बचेगा और यह यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, है ना, और यहां आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यह मेरा रिजल्ट निकल के आ गया। अब यहां से जो है आप इसको बता दीजिए कि आंसर क्या होगा। तो देखिए यहां पर मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, एक इधर यूनिवर्सल सेट, है ना, यहां पर भी एक यूनिवर्सल सेट, ठीक। इसमें कितने सेट्स आ रहे हैं, तो दो सेट्स आ रहे हैं, यहाँ एक ए और एक इधर बी, यहाँ पर भी ए और इधर, सॉरी और थोड़ा बीच में बना लेते हैं, इधर ए और इधर बी। यह पूरा है यूनिवर्सल सेट, ये भी हमारा है पूरा यूनिवर्सल सेट। यह ग्राफ इसके लिए है और यह इसके लिए है। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है यहाँ, है ना। तो एक यह सेट है हमारे पास क्या, तो यह सेट पूरा है ए और यह सेट है बी, इसमें भी यह सेट है ए और यह सेट है बी। तो ए का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पूरे यूनिवर्सल में से सेट ए हटेगा, है ना, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट कहने का अर्थ होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी पूरे यूनिवर्सल में से सेट ए हटेगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई, तो देखो ये पूरा चीज बच जाएगा, इधर से ये वाला बच गया, पूरा ये बच गया, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का ग्राफ है जो रेड से यहाँ पर छायांकित किया जा रहा है ना। अब चलिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कहने का अर्थ है कि यूनिवर्सल माइनस बी, यानी पूरे यूनिवर्सल में से बी हट जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, तो बचेगा यहाँ से हमारे पास ए वाला सब रिजल्ट, रेड वाला, है ना, ये जो शेडेड रीजन रेड से बन रहा है, ए वाला पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी हो गया। तो अब यहां पर बोला जा रहा है
कि देखिए जो रेड वाला पार्ट है ये सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, यहाँ पर सब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है। तो बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए ये पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ए भी है, तो इस पूरे जितना कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है और इस बी में, तो यहाँ कॉमन पार्ट क्या है, तो यही वाला दोनों में सिर्फ कॉमन पार्ट है ये, है ना। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, है ना। इसका ग्राफ अगर कंप्लीट देखें तो यह हमारा बन गया क्या, तो यह बना हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बी, रेड वाला यहाँ जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको। अब यहाँ से निकालेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो पूरा यह रेड वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है, और इंटरसेक्शन ए से कराएंगे तो यही पार्ट हमारा कॉमन हो रहा है दोनों में, यानी यह पार्ट क्या निकला है, तो यह पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ना। तो यहाँ देखिए इस सेट बी में एलिमेंट बच रहा है और यहाँ पर ए में बच रहा है, तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन कराइएगा तो ये बी का एलिमेंट और ए का एलिमेंट आपस में मैच यहाँ नहीं करेंगे, है ना। तो मैच क्योंकि अगर ए में होता तो हो जाता, लेकिन यह है कहाँ, ए में, तो ये है बी में, यानी दोनों का रिजल्ट यहाँ पर भाई क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5, यानी यह हमारा जो है नल सेट है। 5 कहने का मतलब क्या है, नल सेट है। क्लियर, चलिए ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, मेहनत समय देकर मैं समझाया हूं इसको, है ना। तो आइए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। इसको मैं हटा लूं, हटा लेता हूं। सात नंबर, तो 7 नंबर क्या है भाई, 7 नंबर बोला जा रहा है कि ए बराबर एक सेट है और बी बराबर सेट है। तो बोल रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो आइए, ए यूनियन बी क्या निकलेगा, ए यूनियन बी का मतलब सबको मिलाकर लिख दीजिए, तो 1 2 3, तो 1 2 3 इसमें भी आया, इसमें एक 8 है, 8 आ गया। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, तो यहां आ गया 3। अब बोल रहा है कि ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है, तो आया है 1 2 3 8, यही आया है, ठीक है, यही है। अब यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 के साथ कराएंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, तो ये मिल जाएगा 1 से 3 3, फिर 2 से 3, फिर 3 से 3, है ना, फिर 8 से 3। तो ये हमारा मिल गया ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए 1 से 3, 2 से 3, 1 से 3, ये तो हो नहीं सकता है गया, क्योंकि 1 से 3 है, पहले यहाँ 3 से 1 है, तो ये गया। 1 से 3, 2 से 3 है, 3 से 3, 8 से 3, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में सही है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन sin थीटा इज, तब sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी tan थीटा का वैल्यू जब -4/3 है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, वह आपको निकाल के बताना है। तो यहां ध्यान दीजिए कि tan थीटा है आपके पास -4/3, तो आपसे पूछा जा रहा है कि sin थीटा बराबर क्या होगा। तो यहां आप ध्यान देंगे tan थीटा कहां कहां माइनस होता है भाई, तो देखो tan थीटा एक सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस है, यानी जो साइन का वैल्यू निकलेगा वह 2 गो निकलेगा, एक सेकेंड में और एक फोर्थ में भी निकलेगा, और वह वैल्यू क्या होगा बताना है। तो यहां से इस पर ऐसे लंब डाल दीजिए और यहां से इस पे ऐसे लंब डाल दीजिए, ये 90 डिग्री बना, यह 90 डिग्री बना। तो tan थीटा हमारा p/b होता है, तो यह है माइनस में, तो यहाँ 3 ले लीजिए, और ये इस वाले लंब को बता रहा है यहाँ से, तो यहाँ 4 ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4/-3, यानी यही चीज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से लेंगे तो a वाला जो है, a वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a है, यानी यहाँ 4 बैठेगा p,
और b यहाँ बैठेगा 3, है ना। तो यहाँ पर आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए कर्ण, तो ये निकालिएगा तो कर्ण कैसे निकलता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना, बेस का, और उसको अंडर रूट में डाल दीजिए, जो आएगा कर्ण निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर p/h। तो p कितना है 4 है, h कितना है 5, तो एक वैल्यू प्लस में 4/5। यहां से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो साइन थीटा कितना p/h, तो ये है माइनस में, क्योंकि ये वाला माइनस पर है ना एक्सिस, तो -4/5, यानी साइन थीटा का दो वैल्यू निकल के आ रहा है, कितना, तो एक -4/5 और एक 4/5। तो यह ऑप्शन जहां होगा यह आपका सही ऑप्शन है, यह वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर है इसके लिए। चलिए, तो यह आपका क्वेश्चन था 12 नंबर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, तो बोल रहा है कि इफ ए बी सी डी बी एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर। बोल रहा है कि ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल है ना, यानी चक्रीय चतुर्भुज का ये सब कोण है और एक ही ऑर्डर में लिया गया है। तो यहाँ पर cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस में cos D का वैल्यू क्या होगा यह निकालना है। जैसे कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक जो है सर्कल है ना, यह, और इसके अंदर में एक चतुर्भुज बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है, देखिए ऐसे, इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक, ऐसे। और यहाँ A है तो यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, टेकन इन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में ये चीज सब लिया जा रहा है ना, एक ही ऑर्डर में है, एक ही दिशा से ये सब घूम रहे हैं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां से आप देखेंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि जब सामने अपोजिट एंगल जब आप ऐड करेंगे ना, तो यह जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी पाई के बराबर होता है। जैसे A प्लस C करेंगे तो आपको पाई मिलेगा, और B प्लस D करेंगे तो आपको पाई ही मिलेगा, यानी 180 ही मिलेगा। तो हमें बताना है कि cos A प्लस में cos B प्लस में cos C क्या होगा, है ना। तो यहाँ है cos C, तो C का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो C का वैल्यू यहाँ से निकलेगा C बराबर पाई माइनस ए निकल जाएगा, तो यहां पर डाल दीजिए आप पाई माइनस ए, ठीक। फिर यहां पर प्लस, तो प्लस में है cos डी, तो यहां cos डी, तो डी का वैल्यू यहां से आप निकाल लीजिए, यह डी आपको मिल जाएगा पाई माइनस बी, है ना। तो यहां हो जाएगा cos पाई माइनस में बी हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा मैं ऊपर इरेज कर देता हूं इसको, है ना, मिटा देता हूं। तो यहाँ अब आप लगाएंगे cos 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, और cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में cos होता है माइनस, यानी आपको यहाँ मिल जाएगा cos A प्लस cos B, है ना। और cos 180 माइनस A जो होता है माइनस cos A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह सेकेंड में है और सेकेंड में cos माइनस। अब चलिए, ये भी सेकंड में और सेकंड में ये माइनस, तो यहाँ माइनस cos B मिल जाएगा। अब यहाँ से प्लस cos A और माइनस cos A कटा, प्लस cos B और माइनस cos B कटा, तो बराबर क्या आ गया 0। यानी हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, कि यहाँ पर cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा इस कंडीशन में। क्लियर, इस कंडीशन में। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, इसको हटा लेते हैं भाई यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि द वैल्यू ऑफ sec 2π/3 प्लस cosec 5π/6, इसका वैल्यू क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा वह आपको निकालना है। तो यहां देखिए, यह है sec 2π/3 प्लस में मेरे दोस्त क्या है, तो cosec 5π/6, है ना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cosec पाई माइनस पाई/3,
लिख सकता हूं। इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही चीज मिलेगा। यहाँ कॉसेक इसको लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 6, बिल्कुल, क्योंकि इसको आप कैलकुलेट करेंगे यही चीज आपको मिलेंगे। अब यहां से आप लगाइए कि सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक पाई माइनस समथिंग यह जो है सेकेंड में है, और सेकेंड में सेक होता है माइनस, यानी हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 3। और यहाँ कॉसेक यानी कॉसेक है इधर, और पाई माइनस समथिंग ये भी सेकेंड में, और कॉसेक सेकेंड में प्लस है, इसलिए यह आ जाएगा कॉसेक पाई बाई 6 प्लस में। अब यहाँ पाई बाई 3 कहने का मतलब है 60 डिग्री है, और सेक 60 का वैल्यू भाई होता है कितना, 2 हो जाता है। तो यहां से यह हो जाएगा -2 प्लस, यहां है पाई बाई 6 कहने का मतलब 30 डिग्री है ना, और कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये भी 2 होता है, तो -2 प्लस 2 करेंगे तो यह हो जाएगा भाई 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हमारा डी नंबर जो है सही है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ यदि cos x बराबर है -4/5, क्या है मेरे भाई, -4/5 है, और x बिलोंग्स कर रहा है π/2 से π तक क्लोज इंटरवल में, देन द वैल्यू ऑफ cos x/2, तब बोल रहा है कि cos x/2 का वैल्यू बताइए कि क्या होगा, है ना। तो आइए हमारे पास है कि cos x बराबर है -4/2, और यहां से जो हमारा x है वह क्या है, तो π/2 से बड़ा और बराबर है, और पाई से छोटा और बराबर है, लेकिन हमें x/2 ना निकालना है, तो x/2 देख लेंगे, यानी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये π/4, ये भी x/2 बन गया अब, और यह π/2 बन गया। तो यहां पर x/2 जो है वो π/4 यानी 45 डिग्री से बड़ा और बराबर है, और 90 डिग्री से छोटा और बराबर है, यानी यह सेकेंड क्वाड्रेंट का ही बात कर दिया। ये है 45 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो इसके बराबर भी, इसके बराबर भी, और इसके बीच में, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी cos x/2 का जो वैल्यू आएगा ना भाई वो प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आप cos x/2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये पहले आप सोचिए, है ना। तो सोचिए क्या लिख सकते हैं। तो मेरे भाई क्या मैं cos x/2 को लिख सकता हूं √1 प्लस cos x/2 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 होता है ना। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस cos x का वैल्यू क्या है, -4/5 है, बाई में कितना है, 2 है। तो इसको आप एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 - 4, और यह 5 नीचे आएगा तो 5 2 जा 10, यानी अंदर में 1 क्या होगा, 10, यानी इसको आप लिख सकते हैं 1/√10 यानी √10, यानी 1/√10 जहां है वह आपका आंसर सही है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही ऑप्शन है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए, और समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे 15 नंबर से आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक, है ना। और एक सेट का 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है ना। एक ही 1 से 40 तक एक वीडियो में करने से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं एक सेट का 2 पार्ट बनाऊंगा। ये पहला सेट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मतलब भाई साहब आपसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि 2 sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री यहाँ इंटू में, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 cos 75 डिग्री और sin 15 डिग्री, है ना। अब यहां से आप फार्मूला यूज कर दीजिए। कौन वाला फार्मूला, ये वाला 2 cos a sin b बराबर। तो 2 cos a sin b बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो होता है sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b होता है, ठीक है। तो यहां से आप जब ऐसा यूज करेंगे इसमें फार्मूला, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा sin
कितना 75 डिग्री प्लस में 15 डिग्री, फिर यहाँ माइनस साइन 75 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से साइन 75 प्लस कितना 15 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, कहाँ मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ साइन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ माइनस 75 में से 15 घटा दीजिए तो यहाँ साइन कितना बच जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 60 का वैल्यू कितना होगा तो √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस √3/2, तो यह इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3/2। देखिए जहां होगा ऑप्शन हमारा यही सही है, यानी यह डी नंबर में बैठा हुआ है। डी नंबर हमारा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ इसको, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ देखिए ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है। 17 क्या है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री, तो मैं देखिए एक बात बताता हूँ कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री हो जाए या 225 डिग्री हो जाए, इस कंडीशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b, है ना, और इस a एंगल और b एंगल को जोड़ने पर अगर 45 डिग्री आए या 225 डिग्री आए तो इसका आंसर डायरेक्ट भाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से नंबर 2, अगर हो जाए 1 माइनस कॉट a इंटू में 1 माइनस कॉट b, तो अगर यह a और b को जोड़ने पर 45 या 225 डिग्री हो जाए तो इसका भी आंसर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन देखिए इसमें है कि a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री, तब कॉट a -1 इंटू में कॉट b -1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसी को अगर आप माइनस यहां से भी कॉमन ले और यहां से भी, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉट a -1 इंटू में कॉट b -1, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा तो 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहां से भी कॉमन और यहां से भी माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी जब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा तो कॉट a -1 इंटू में कॉट b -1 का जो वैल्यू होगा वह 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 2 के बराबर। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। नहीं तो क्लास में मैं इसको करवा सकता हूं कि जब a प्लस बी बराबर 45 तो दोनों तरफ tan और cot लेके इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा आंसर जो है डी सही है, 2 के बराबर होगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरे भाई, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू भाई, तो 4 साइन a इंटू में कॉस क्यूब a -4 कॉस a और साइन क्यूब a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि यह 4 जो है दोनों में कॉमन है ना, ले लीजिए। साइन इसमें भी है इसमें भी है, तो साइन भी बाहर है आ जाएगा, ठीक। कॉस इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉस भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर में बचा क्या, तो 4 साइन तो ये पूरा बाहर आया और एक कॉस भी आया, तो यहां बचा कॉस स्क्वायर a। यहां से 4 कॉस a बाहर आया और एक साइन भी आया, यानी यहां बचा साइन स्क्वायर a, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू साइन a, 2 इंटू 2 साइन a इंटू में कॉस a, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, तो यहाँ थीटा के पास a है तो यह हो जाएगा कॉस 2a। क्लियर, सही। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो थीटा के पास यहाँ a है तो यह हो जाएगा साइन 2a, है ना, और इधर से कॉस 2a। फिर यहां पर आप अप्लाई करेंगे, अगर इसको आप थीटा मान लीजिएगा 2a को, तो यह फिर से बन जाएगा साइन 2 थीटा। क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, क्योंकि ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में।
अब आपके पास थीटा बराबर क्या है, तो थीटा बराबर 2a है आपके पास, है ना। इसी 2a को आप थीटा माने हुए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह साइन 4a के बराबर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, है ना। चलिए तो यहां पर इसको भी मैं अब हटा लेता हूं। आइए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कहां, 19 के ऊपर। 19 है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू सेक एक्स बराबर -2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है, मुख्य हल क्या होगा। तो आइए मुख्य मान, तो यहां है √3 सेक एक्स इज इक्वल टू -2। अगर यह √3 इधर जाएगा भाई तो यह हो जाएगा सेक एक्स बराबर -2/√3, है ना। देखिए अब सेक में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू लिखे हुए हैं क्लास में, है ना। और सेक में अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको कॉस में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको कॉस में लिखिएगा तो ये वाला बातें पलट जाएगी, यानी यह हो जाएगा √3/2। तो अब यहां आप सोचिए कि यह कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू है मेरे भाई, तो यह है 30 डिग्री का वैल्यू, यानी π/6, यानी यहां माइनस है तो -π/6। अब कॉस जो है कहां कहां प्लस होता है, तो कॉस एक प्लस माइनस, कॉस कहां कहां माइनस होता है, तो एक सेकेंड में माइनस होता है और एक थर्ड में माइनस होता है। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर कॉस सेकेंड में माइनस, यानी π-π/6, और थर्ड में माइनस, यानी थर्ड में π+π/6 करेंगे तो थर्ड में चल जाएगा। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट यही बनेगा, है ना। तो cos x बराबर ये बन जाएगा कितना, तो cos ये बन जाएगा 5π/6 और यह बन जाएगा cos 7π/6। तो देखिए यानी यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा यह 5π/6 निकलेगा और 7π/6 निकलेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा 2 निकल के आता है ना। तो बोल रहा है कि कम से कम एक आंसर कौन है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है आंसर में, 5π/6 या 7π/6, है ना। यहाँ क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए दोनों में से जो होगा वह हमारा सही आंसर है, यानी 5π/6 है सी नंबर। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है सी नंबर यहाँ पर एक दिया हुआ है ना। तो इस तरह से 19 नंबर का आंसर सी जो है सही आंसर है। चलिए अब बात करते हैं 20 नंबर के ऊपर। 20 नंबर क्या है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 है यानी 20 कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। जनरल सॉल्यूशन बताना है यहां पर। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन, तो यहां है cos 4x बराबर cos 2x का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। व्यापक कैसा भाई, व्यापक हल बताना है यहां। तो आइए जब इसको आप इधर खींचेंगे तो यह हो जाएगा cos 4x माइनस में cos 2x बराबर 0। यहां पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे cos c माइनस cos d का, और cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है भाई, तो होता है -2 साइन c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2, ठीक है। तो यह आपका क्या निकल जाएगा यहां से, तो इसको आप लिख सकते हैं -2 साइन c प्लस d/2 यानी 4x प्लस में 2x बटा में कितना 2, और साइन c माइनस d/2 यानी 4x माइनस में 2x/2। तो यहां से आ जाएगा -2 साइन 4 और 2 कितना होगा मेरे भाई 6 हो जाएगा ना। तो यहां से 6 को 2 से भाग कीजिएगा तो यह 3x बचेगा, तो यहाँ 3x, फिर इधर साइन 4x में से 2x घटेगा 2x बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल x बचेगा, और बराबर में क्या आ रहा है 0 है, ठीक। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यह -2 हमारा 0 में चला गया, तो बचा क्या, तो साइन 3x इंटू साइन x बराबर क्या बच गया भाई 0, क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वह आप निकाल के बताना है यहाँ पे आपको।
तो आइए यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन 3x बराबर 0 और साइन x बराबर भी 0 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब साइन थीटा बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, तो इसका जनरल सोल्यूशन थीटा बराबर होता है n पाई और n बिलोंग्स टू z होता है इंटीजर नंबर, है ना। तो यहां से 3x बराबर क्या होगा भाई, तो यह हो जाएगा n पाई और यहां से x बराबर सिंपल रहेगा n पाई, यानी यहां से x बराबर लिख सकते हैं n पाई बाई 3 और x बराबर क्या निकला n पाई और n बिलोंग्स टू क्या है z है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन इसका निकल के आ गया। तो देखिए n पाई बाई 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो n पाई बाई 3 सी नंबर सही है, n पाई कहाँ है b में, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, यानी b नंबर और c नंबर दोनों आंसर यहाँ सही है। और d में बोलता है कि बोथ b एंड c, ये बोल रहा है कि क्या b और c दोनों सही है, तो हाँ भाई जब यहाँ दोनों का बात इसमें दे दिया है तो हम लोग जो ऑप्शन मारेंगे वह किसको मारेंगे, d को मारेंगे कि b और c जो है दोनों आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कंप्लीट कर लिए। और आप लोग एक कॉपी लेंगे फ्रेश और उसमें भी आप लोग घर पे बैठ के और वीडियो देख कर आराम से आप नोट कर लेंगे ये सब चीज़ों को और प्रैक्टिस करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम में जो होगा अभी उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ये काम जरूर करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ सेट 1 का। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।